हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विराट फोरम। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, बहुत बहुत आपका वेलकम। आज की जो क्लास है हमारी वो रीजनिंग की रहेगी और रीजनिंग में मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, रीजनिंग में अभी अरेंजमेंट के दो टॉपिक हैं, रैंकिंग अरेंजमेंट और सेटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको आसान बनाने के लिए आपको बताऊंगा कि हम उसको आसान कैसे बना सकते हैं, किन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, क्या हम टेक्निक्स उसमें यूज़ करेंगे जिससे हम उस चैप्टर को और उसकी लैंग्वेज को ईजी कर सकें, आपको चीज़ें सीधा सीधा समझ में आए और जो जानकारी जो डेटा आपके काम का है उसको आप उठा पाएँ अपने क्वेश्चंस में से और उनको फिर आप सर्कुलर बेस्ड या जैसे भी आपसे क्वेश्चन देता है ऐसे आप बिठा पाएँ। जनरली सीटिंग अरेंजमेंट का जो हाई लेवल होता है उसको हम पजल बोलते हैं, पजल। तो सीटिंग अरेंजमेंट में दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो आता है रेक्टेंगुलर शेप में, आपको कह सकता है कि कुछ व्यक्ति हैं जो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं या कुछ व्यक्ति हैं जो मेज पर बैठे हैं या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं या किसी रेक्टेंगुलर शेप में बैठे हैं। तो ऐसे सवाल होते हैं, उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपको कहता है कि कुछ व्यक्ति हैं वो सर्कल में बैठे हैं, सर्कुलर फेस, एक सर्कुलर एक जो डायमेंशन है उसमें बैठे हैं और खाना खा रहे हैं बैठकर, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं या कुछ भी है। तो 7 आदमी, 8 आदमी, 6 आदमी ऐसे बिठा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि बिठाना कैसे है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज में होती है, लेफ्ट और राइट को एडजस्ट करने में, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास है और आप इस क्लास को देखिए और आगे फिर मैं आपके साथ और वीडियोस लेके आऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट की। तो पहली क्लास है, सबसे पहले बेसिक डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चीजों को करना होता है। चलिए देखिए, जब आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो अभी जैसे आपको पता है अपकमिंग 2 एग्जाम आपके लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का। ये दोनों ही एग्जाम लगे हुए हैं, यूपी में कांस्टेबल का भी है और एसआई का भी है। सीटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा खासा सवाल और अच्छा खासा लेवल इन क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एसएससी के लिहाज से देखें तो एसएससी ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करा रही है। टीसीएस जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, आप इस वीडियो से गो थ्रू होइए या अगली जो 1-2 वीडियोस और आएंगी उनसे गो थ्रू हो जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस बोर्ड से जो चीजें आपकी कॉपी में जाएंगी, यकीन मानिए वो अपने आप में बहुत अच्छी चीजें होंगी और उन्हीं में से ही कनेक्ट करते हुए आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले बेसिक बता के। चाहे यूपी पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए पहली क्लास है, अब देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट। पहले मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर अपकमिंग एग्जाम सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। चलिए देखिए, 2 तरह के सवाल सीटिंग अरेंजमेंट में आएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको जो अरेंजमेंट दे के रखेगा उसमें आपसे कहेगा कि रेक्टेंगुलर शेप में बैठे हैं, जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में बैठे हैं। दूसरा सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन, सर्कुलर मतलब एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। और इसी में ही फिर हम सीटिंग अरेंजमेंट का हाई लेवल जब हम पढ़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पजल, उसी को हम बोल देते हैं प्लस पजल। चूंकि आपको पता है अभी 22 में और अभी 23 का मेंस भी होने वाला है एसएससी का, तो उसमें एसएससी ने मेंस में भी रीजनिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सीटिंग अरेंजमेंट का जो हाई लेवल है वो आपका मेंस में कम से कम आएगा। आप बैंकिंग वाली रीजनिंग थोड़ी सी टच करेंगे ना, तब आपका मेंस में अच्छी खासी रीजनिंग में आप स्कोर कर पाएंगे। यकीन मान के चलिए हल्की सी पजल वो जरूर टच करेगा, यानी सीटिंग अरेंजमेंट का हाई लेवल, प्रॉपर हाई लेवल की पजल जो बहुत बड़ी होती है, वास्ट, उस पर नहीं जाना, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट का हाई लेवल थोड़ा सा आप करके चलेंगे तो उस पर प्रैक्टिस हम करेंगे, तो उतने लेवल की चीजें यूपी पुलिस में भी आएंगी, चाहे दरोगा का पेपर हो, और दिल्ली पुलिस में भी आएंगी। ठीक है, कांस्टेबल के पेपर में भी। तो चलो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इसमें चीजों को हम व्यवस्थित कैसे करते हैं, कैसे लेफ्ट और राइट को हम सेट करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है इसमें, सबसे पहले आपको इसमें यह समझना है कि जब आप सर्कल बेस करते हैं, पहले सर्कल में, अब यहां पर 2 तरह के सवाल आएंगे। सर्कल में 2 तरह के सवाल आएंगे, या तो आपके फेस की डायरेक्शन दे देगा इन सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि आपके जो
फेस की डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर की तरफ कह देगा, सर्कल के सेंटर की तरफ। मतलब कुछ व्यक्ति हैं वो वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं, या फिर आपके जो फेस की डायरेक्शन हो सकती है वो हो सकती है आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर मतलब कि सेंटर से बाहर की ओर, आउटसाइड द सेंटर। एक तो टुवर्ड्स द सेंटर हो सकता है, मतलब आप केंद्र की तरफ देख रहे हो, या आउटसाइड द सेंटर, आपका जो फेस है वो सर्कल से बाहर की तरफ हो। ठीक, सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर बेस क्वेश्चन करा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि फेस की डायरेक्शन कैसे दी गई होती है। या तो सबका फेस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, या फिर सबका फेस सेंटर से बाहर की तरफ होगा। या क्या हो सकता है कि जैसे आपसे कह देगा 8 पर्सन है, 8 पर्सन, और वो सब लोग बैठे हैं, इनमें से 4 लोगों का फेस सर्कल के सेंटर की तरफ है और 4 लोगों का फेस सर्कल से बाहर की तरफ है। 4 लोग सर्कल के सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग सर्कल से बाहर, सर्कल के जो सेंटर है उससे बाहर की तरफ उनका फेस है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन, या तो सबका फेस सेंटर की तरफ होगा, या सबका फेस आउटसाइड द सेंटर होगा, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे होंगे, या फिर उनमें से जो व्यक्ति दे रखे हैं उनमें कुछ लोगों का फेस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा और कुछ का फेस सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ होगा। कह सकता है कि 4 लोग हैं। अब देखिए सुनिए, अगर इन सर्कल है, सबका फेस सर्कल के सेंटर की तरफ है, तो हम इन सर्कल का सेंटर की तरफ मतलब ऐसे बिठाएंगे, आमने सामने बिठाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, 4 लोग हैं, चाहे 5 है चाहे 6 है, हर व्यक्ति को आमने सामने बिठाएंगे। तो अगर सेंटर की तरफ है तो ऐसे एरो बनाते हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर आउटसाइड द सेंटर है, आउटसाइड द सेंटर है, तो आउटसाइड द सेंटर है मतलब सेंटर से बाहर की तरफ है, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। जो एरो का निशान है वो बाहर की तरफ रखेंगे। डन है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्कल अंदर की तरफ फेस है, मतलब ऐसे जाएगा फेस की डायरेक्शन, कुछ लोगों की फेस की डायरेक्शन ऐसे होगी, या कह सकता है कि जो 4 लोग हैं उनके फेस की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो वो उनका फेस की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो या तो टाइप ये आएगा इन सर्कल, या फिर आउट सर्कल या आउटसाइड द सर्कल, या फिर कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर बेस में ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम सवाल बनेंगे, मैक्सिमम बनेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं सवालों को। अब देखो सुनो, मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीजें डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगर आपका जो फेस है, अगर आपका जो फेस है वो सर्कल के सेंटर की तरफ है, फेस की जो डायरेक्शन है, आपके फेस की जो डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर की तरफ आप फेस करके बैठे हैं। देखो कैसे, जैसे ये सर्कल है और इस पर मैंने कुछ व्यक्ति बिठाए, इन सब का फेस अंदर की तरफ है, इन सब का फेस अंदर की तरफ है। ठीक, या क्या हो सकता है, बाहर की तरफ हो सकता है, लेकिन हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, सुनिए ध्यान से। अब अगर आपका फेस सर्कल के सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कल के सेंटर की तरफ है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो व्यक्ति बैठा है इसका फेस अंदर की तरफ है, तो इसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? देखिए मेरा राइट हैंड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो मेरे अकॉर्डिंग ही होगा, यानी जिस तरफ मेरा राइट है इसका राइट भी उसी तरफ होगा, यानी इसका राइट हैंड भी इस तरफ ही होगा। क्लियर है? मैं अंदर की तरफ बैठा हूं, सर्कल के फेस मेरा सेंटर की तरफ है, तो मेरा राइट हैंड ऐसे चलेगा। अब अगर मैं डायरेक्शन ऐसे कर लूं, ऐसे बैठ जाऊं, तो मेरा राइट हैंड ऊपर की तरफ चलेगा, मेरा राइट हैंड ऊपर की तरफ चलेगा। तो ये जो व्यक्ति बैठा है इसका राइट हैंड कैसा होगा भाई? ऊपर की तरफ होगा। राइट है? चलिए बताइए। ये जो व्यक्ति बैठा है इसका राइट हैंड इस तरफ होगा, और यहां पर जो व्यक्ति बैठा है उसका राइट हैंड इस तरफ होगा। बताइए क्लियर है सबको? अगर व्यक्तियों का फेस केंद्र की तरफ है, सर्कल के सेंटर की तरफ है, तो उनके राइट हैंड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। और आप मुझे बताइए, अगर राइट हैंड इस तरफ है तो इस डायरेक्शन में कौन सा हाथ हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। इस डायरेक्शन में कौन सा हाथ होगा? लेफ्ट हैंड। इस डायरेक्शन में कौन सा हाथ होगा? लेफ्ट हैंड। यहां पर कौन सा हाथ होगा? लेफ्ट हैंड। ठीक, तो अगर फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर है, तो आप मुझे बताइए राइट हैंड कैसे चल रहा है? राइट हैंड ऐसे चल रहा है। देखो ये राइट हैंड की डायरेक्शन है, ये राइट हैंड की डायरेक्शन है, राइट हैंड आपका ऐसे मूव करेगा।
अगर राइट हैंड ऐसे मूव करेगा तो आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड कैसे मूव कर रहा है? लेफ्ट हैंड आपका ऐसे मूव कर रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है यहां से मूव करने की राइट हैंड के, ये कौन सी डायरेक्शन है? इसको मैं क्या बोलता हूं? एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि अगर आपको उसने राइट टर्न कराया तो आपको किस दिशा में टर्न करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कराना है। या किसी भी व्यक्ति की पोजीशन राइट डायरेक्शन में दे रखी है, किसी भी व्यक्ति की पोजीशन राइट डायरेक्शन में दे रखी है, तो जिसके रेस्पेक्ट में दे रखी है उसको फिक्स करेंगे, और जिसकी पोजीशन दे रखी है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाएंगे। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे। आप अब सिर्फ यहां पे इतना समझ लो कि राइट का मतलब आपको किस डायरेक्शन में बिठाना है? एंटी क्लॉकवाइज में। और जैसे ही राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। यानी कि जब आप व्यक्तियों को बैठाओगे सर्कल पे तो राइट का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट का मतलब घड़ी के चलने की दिशा में और राइट का मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होती है कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, या वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, या एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, वो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब इन सब चीजों को अरेंज करने में, इन सब चीजों को बिठाने में आपको ये नहीं पता चलता कि कौन व्यक्ति किसके लेफ्ट में है और किसके राइट में है, वो का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है। मैं सारी चीजें यहां से आपको छोटी छोटी समझा के चल रहा हूं। सबसे पहले आपको ये बताइए, अगर व्यक्तियों का फेस सर्कल के सेंटर की तरफ है सबका, तो उनका राइट हैंड किस डायरेक्शन में चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। या यूं कहो कि व्यक्तियों को जब हम बिठाएंगे तो एक व्यक्ति जिसकी सापेक्ष, जिसको हम फिक्स कर सकते हैं उसको फिक्स करेंगे, और उसके राइट हैंड उसके दाएं तरफ यानी उसके एंटी क्लॉकवाइज जिस दूसरे व्यक्ति की पोजीशन दे रखी है वो उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको बिठाएंगे। और अगर लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। यहां से आपको यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है? जब सवाल आता है सर्कुलर मोशन में बिठाने वाला, सर्कल पाथ पे बिठाने वाला, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 60% 70% चांसेस यही होते हैं कि सबका फेस सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। लेकिन अगर फेस सर्कल से बाहर की तरफ हो गया, जैसे आप यहां पे समझिए, ये व्यक्ति जो हैं इनके फेस बाहर की तरफ है, इन सबके फेस बाहर की तरफ है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट मेरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेफ्ट और राइट हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे ये व्यक्ति है, इसका फेस बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो आप मुझे बताइए अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे होगा। लेफ्ट हैंड कैसे होगा? ऐसे। देखिए, जैसे मेरा बाहर की तरफ है फेस, तो मेरा राइट हैंड की डायरेक्शन है इसमें, तो मेरा लेफ्ट इस तरफ होगा। यानी जब सर्कल से बाहर की तरफ फेस होंगे तब राइट और लेफ्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। राइट और लेफ्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फिर लेफ्ट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो लेफ्ट सबका ऐसा होगा, और राइट ऐसा हो जाएगा, यानी राइट कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। राइट सबका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है ना? क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां से आप समझेंगे। देखो, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि सबसे पहले सर्कल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, टुवर्ड्स द सेंटर फेस हो जाएगा। अगर टुवर्ड्स द सेंटर फेस हो जाएगा तो लेफ्ट, जब भी वो कहता है लेफ्ट तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाना है, और वो कहता है राइट तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाना है। डन? उसके बाद देखिए, अब लैंग्वेज समझते हैं और इसको डेटा को हम कैसे सेट करते हैं वो समझते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B एंड थर्ड टू द राइट ऑफ C। नेक्स्ट, अच्छा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो A B के बाएं दूसरे स्थान पर है और C के दाएं तीसरे स्थान पर है। C के दाएं तीसरे स्थान पर है। एक सेंटेंस मैंने और लिखा है, क्या है? A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। क्या मतलब हुआ? A B के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है,
जो सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखो दोनों सेंटेंसेस एक समान है, बिल्कुल एक जैसा, डाटा भी सेम है और सारी चीजें सेम। मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी है, ऊपर वाले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने किसका यूज किया है, एंड का, और नीचे वाले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने किसका यूज करा है, वो का, है ना। तो एंड और वो के आने से, ऊपर तो एंड आया, नीचे वो आया है, तो इन्हीं दो शब्दों के आने से हमारे सवाल की पूरी लैंग्वेज, पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, यानी डायग्राम भी चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे यही समझना है। देखो आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में आपको मिलेगा और, क्या मिलेगा भाई, और हिंदी में आपको यहां क्या मिलेगा, जो की या जिसने, इस तरह के वर्ड मिलते हैं। देखिए जब बात करता है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो मुझे पता है कि ए की पोजीशन दे रखी है, ए की पोजीशन गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, बी के रेस्पेक्ट में दे रखी है, कौन सी डायरेक्शन में दे रखी है, लेफ्ट डायरेक्शन में दे रखी है, और कौन से नंबर पर दे रखी है, सेकंड नंबर पर दे रखी है, ठीक। और सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यहां पर दो सेंटेंसेस हैं, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो दो सेंटेंसेस हैं और ये जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, एंड। तो अगर दो सेंटेंस या दो बातें या दो जानकारियां रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में जब एंड से जुड़ेगी, तो अगले वाली जो जानकारी है, जो थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, ये कौन से वाला होगा भाई, ये ए होगा। थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन होगा, ए होगा। जब हमारा सेंटेंस या हमारी जानकारी एंड से जुड़ेगी तो थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन होगा, ए। मतलब ये जो अगले वाला सेंटेंस है ये किसकी बात करेगा, ए की बात करेगा। आपसे कोई पूछ ले कि थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन है, तो बी नहीं है, बी को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, ए को। और जब ये सेंटेंस भू से जुड़ेगा तो थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन होगा भाई, थर्ड टू द राइट ऑफ सी होगा फिर बी, कौन होगा, बी। तो अगले वाला जो सेंटेंस है वो अब किसके लिए है, बी के लिए। थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन है, बी। ऐसे ही आप हिंदी में देखेंगे, अगर और आ रहा है ना, और, तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा, ए होगा, ए की बात करेंगे। सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ए। और अगर जो से जुड़ेगा या जिसने या जिसको, इससे जुड़ता है, तो अब सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, बी। तो फिर यहां पर किसकी बात करेंगे, बी की बात करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों ही बातों में, आप इसको समझेंगे और इससे आपका क्वेश्चन इजी होगा। अब देखो इसमें इसका डायग्राम देखो, दोनों बातें हैं सेम है लेकिन दोनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। पहले हम ऊपर वाली बात का डायग्राम बनाते हैं। देखिए आपको उसने कहा है कि देखो सर्कल बना लो, पहले आप सर्कल बनाइए। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं इस तरह से, ठीक है, और आमने सामने इस पे कुछ लोग बिठा लेता हूं, 1 2 3 4, 2 लोग मैंने यहां बिठा लिए और 2 लोग मैंने यहां बिठा लिए, ठीक है। देखो सेटिंग अरेंजमेंट के नंबर फ्री के नंबर होते हैं, अगर आपको डेटा को एडजस्ट करना आता है। सवाल देखो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले तो आप सवाल को देखकर घबराएंगे नहीं, क्योंकि जब आप इसका सवाल करोगे तो सवाल आपके दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। है कुछ नहीं सवाल में, आप थोड़ा सा उसके साथ कोशिश करेंगे, थोड़ी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है कि कैसे कैसे चीजों को बिठाते हैं, तो सवाल आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सवाल ने आपके दिमाग को प्रेशर करा, ये सवाल आप पर हावी हो गया, तो फिर या तो आप सवाल छोड़ कर आएंगे या मोस्ट प्रोबेबली आप अपना क्वेश्चन गलत करके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, चाहे पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल की हो, रैंकिंग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उसको पढ़ो। उसमें जो डेटा दे रखा है बार बार उस डेटा को नहीं पढ़ना है, जितनी बार पढ़ोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बार बार डेटा पढ़ना नहीं है, उस डेटा में से जो जानकारी अरेंज करने की है उसको निकाल के बाहर रख लो, ठीक है। डेटा को नहीं पढ़ेंगे, परिभाषा या डेफिनेशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार नहीं पढ़ेंगे, जो उसमें जानकारी है, जो डेटा है, सिर्फ उसको निकाल के बाहर रखेंगे और उसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो का, जिसने का, और का, इन दो चीजों से अगर सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो इनका ध्यान रखना है, ठीक है। बस कुछ चीजें हैं, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो इजी है। अब देखो ये कह रहा ए बी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है, ए बी के लेफ्ट दूसरे नंबर पर है। तो सबसे पहले आप देखो उसने किसके बारे में बोला है, यहां दिख रहा है ना, ए बी के लेफ्ट दूसरे नंबर पर है, ए बी के लेफ्ट दूसरे नंबर पर है। तो आप देखो सबसे पहले आप देखो किसकी पोजीशन दी है आपको, किसकी दी है आपको पोजीशन, पोजीशन किसकी दे रखी है, ए की। किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, बी के रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो बी को सेट कर लो, आप बी को सेट कर लो, बी को आप एक जगह सेट करिए, आपने बी को यहां पे सेट कर लिया, ठीक है।
अभी मैंने आपको समझाया लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब आप बाएं नहीं पढ़ेंगे, आप बाएं नहीं पढ़ेंगे, इसको बाएं पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट देख लिया तो आप इसको बाएं नहीं पढ़ेंगे बार बार। बाएं अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो फिर आप खुद को एज्यूम करोगे, कॉपी को एज्यूम करोगे, इधर उधर अपना लेफ्ट राइट चेक करोगे, नहीं। अगर आपने बाएं देख लिया और सबका फेस सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज, है ना। लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज, यानी बी के लेफ्ट में, तो बी के लेफ्ट में यानी बी के क्लॉकवाइज। तो बी के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। क्लॉकवाइज यहां से कैसे होता है, यहां से घड़ी कैसे चलेगी, यहां से घड़ी ऐसे चलती है भाई। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा में। तो आपको ए को बिठाना है बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में बिठाना है, तो बी का लेफ्ट इस तरफ होगा, तो आप इस तरफ चलेंगे। कितने नंबर चलना आपको, दूसरे नंबर पे जाना है, तो 1 2, यहां कौन आ जाएगा ए, यहां कौन आ जाएगा ए। क्लियर है। ए बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट पोजीशन पर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पे आपने उसको बिठा लिया, डन है। उसके बाद सी के दाएं तीसरे स्थान पर ले जाना है, और सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन है सी के दाएं तीसरे स्थान पर, मैंने आपको अभी बताया ए है। तो ए को सी के राइट में बिठाना है, तो सी का राइट, राइट का मतलब राइट नहीं पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। सी के एंटी क्लॉकवाइज तीसरे नंबर पर, तो मैं कहां बिठाऊं सी को, बताओ। अगर मैं सी को यहां बिठा लूं, अगर मैं सी को यहां बिठा लूं तो सी का एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, बताओ। देखो क्लॉकवाइज तो ऐसे है, क्लॉकवाइज तो ऐसे है, और एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 2 3, यानी सी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, और कौन से स्थान पर जाना है, दूसरे नंबर पर, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर जाना है, 1 2 3। तो जो पहले वाला डेटा है उसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, उसका डायग्राम बनेगा ये, उसका डायग्राम बनेगा ये। लेकिन देखो इंग्लिश में, हिंदी में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो डेटा तो आपको दूसरे वाला भी सेम लग रहा होगा, सिर्फ किसका फर्क है, वो का। और वो का डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। जैसे आपने सर्कल बनाया, इस पे आपने कुछ लोग बिठाए, ऐसे आमने सामने बिठा लिया आपने इस पे लोग। अब आप डेटा की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़िए, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, उसमें से डेटा कैसे निकालते हैं। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी को फिक्स करो, बी को फिक्स करो। बी के लेफ्ट में यानी क्लॉकवाइज में सेकंड नंबर पर कौन है, ए है, तो 1 2, यहां पर ए है, सेकंड नंबर पर कौन है, ए। क्लियर है। अब ये वो किसकी बात करेगा, बी की बात करेगा, यानी अगले वाली जो जानकारी है वो किसके लिए है, बी के लिए। थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी जो बी है, बी है वो सी के राइट में तीसरे नंबर पर है, जो बी है वो सी के राइट में तीसरे नंबर पर है। तो देखो सी के राइट में मतलब सी के एंटी क्लॉकवाइज, तो सी को कहां बिठाएंगे प्यारे भाई, अगर मैं सी को यहां बिठाऊं, मैं सी को कहां बिठाऊंगा, यहां पर। देखो सी के क्लॉकवाइज तो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन मुझे तो सी के राइट में बिठाना, सी के एंटी क्लॉकवाइज, और जगह कौन सी, तीसरी, यानी 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, और नंबर कौन सा, 1 2 3। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम ये बनेगा, है ना, ये डायग्राम बनेगा। देखो ये दोनों बातें हैं, और इन दोनों बातों की आपको जानकारी सेम लग रही होगी। इंग्लिश और हिंदी में फर्क है, और जो कि या एंड और वो, और पहले वाली की जानकारी का डायग्राम ये है, दूसरे वाली जानकारी का डायग्राम ये है, दोनों के डायग्राम अलग अलग है ना। ये फर्क किसका है, एंड का और वो का, है ना, और का और जो का। तो ये फर्क आपको समझ के चलना है। सेटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो या हाई रैंकिंग का सेटिंग अरेंजमेंट हो, उसमें ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में ये जो और यूज हो रहा होगा हर सवाल में। तो ये आप गलती कर दोगे, ये मैंने आपको समझाया। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या, बोलिए हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं चाहता हूं कि मैं इस डेटा को बार बार ना पढूं, इस डेटा को मैं बार बार ना पढूं। क्या मैं इसको जानकारी को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, देखिए इसने क्या कहा है, ए बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, तो आप बी को फिक्स करो। बी को आप क्या करो, एक जगह फिक्स कर लिया आपने, बी को आपने एक जगह फिक्स कर लिया। बी के लेफ्ट में, तो बी का लेफ्ट इस तरफ होगा, बी का लेफ्ट इस तरफ होगा, ध्यान से समझिएगा, बी का लेफ्ट इस तरफ होगा। जान किसकी पोजीशन दे रखी है, ए की। बी के लेफ्ट में है ए, तो बी के लेफ्ट में है ए, कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, तो नीचे लिखेंगे हम सेकंड। बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर ए है। ये एरो जिसकी तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति की आपको पोजीशन दे रखी है। बी के रेस्पेक्ट में, बी के सापेक्ष
लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पर ए है, बी के क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पर ए है, बी के क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पर ए है। फिर यही ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, यही ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो मैं इसको यहां ऐसे बना लूंगा, सी के राइट में, इधर लिखो राइट, सी के राइट में थर्ड पोजीशन पर, सी के राइट में, क्योंकि सी का राइट उस तरफ, सी के राइट में थर्ड पोजीशन पर ए है, सी के राइट में थर्ड पोजीशन पर ए है। तो देखो मैं इस लैंग्वेज को, जो ये लैंग्वेज मुझे दे रखी होगी पेपर में, इसको मैं मिटा भी सकता हूं, या इस डेटा में से ये पूरी लैंग्वेज मेरे काम की नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप लैंग्वेज पढ़ोगे उतना ही समय आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है, पूरी लैंग्वेज आपके काम की नहीं है, उसमें से जो डेटा आपके काम का है वो आप निकाल लो। तो वो डेटा आपने निकाल लिया। देखो ए की पोजीशन दे रखी है, ए की पोजीशन दे रखी है, बी के लेफ्ट में सेकंड, बी के लेफ्ट में सेकंड नीचे लिखेंगे, और ए की पोजीशन सी के राइट में थर्ड है। तो ए की पोजीशन सी के राइट में थर्ड है, सी के राइट में थर्ड है। तो ए की पोजीशन बी के लेफ्ट में सेकंड और सी के राइट में थर्ड। तो डायग्राम क्या बनेगा ये? देखो लेफ्ट का मतलब आप यहाँ लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे बार बार, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, लेफ्ट की जगह आप क्या पढ़ेंगे? क्लॉकवाइज। लेफ्ट की जगह आप क्या पढ़ेंगे? क्लॉकवाइज। क्या पढ़ेंगे? क्लॉकवाइज। कि बी के क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पर ए है, बी के क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पर ए है। राइट को आप क्या पढ़ेंगे? राइट को आप पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या पढ़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि सी के एंटी क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पर ए है, सी के एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 थर्ड नंबर पर ए है। तो इसका डायग्राम, इस फिगर का जो डायग्राम है वो क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। देखो मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, नीचे बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसका डायग्राम ये बनेगा। क्लियर? अब वो जो सूचना लिखी हुई थी, जो जानकारी लिखी गई थी हिंदी इंग्लिश, उसको आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, उसमें से जो डेटा आपके काम का है उसको आपने बाहर निकाल के लिख लिया। ऐसे ही देखो सेकंड वाले डेटा की जानकारी को कैसे लिखेंगे? ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, है ना, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में, आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, बी है, बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर, सेकंड नीचे लिखेंगे, जो पोजीशन है उसको नीचे लिखेंगे, डायरेक्शन को ऊपर लिखेंगे। बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर ए है, बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर ए है। तो आपने ये बना लिया यहां। जो अब जो किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए, है ना। इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में, सी के राइट में थर्ड नंबर पर कौन है? बी। सी के राइट में थर्ड नंबर पर कौन है? बी। तो आप कैसे कर सकते हैं? सी के राइट में, तो आप सी को यहां बना लो, सी को आप यहां बनाओ, और सी के राइट में आप चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर ही लिख लो, सी के राइट में, सी के राइट में, या आप इसको अलग बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे बना लो, सी के राइट में, आप यहां लिखोगे राइट, सी के राइट में पोजीशन नीचे लिखना है, थर्ड नीचे लिखना है, और बी है, सी के राइट में थर्ड नंबर पर बी है। तो बी के लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पर ए है, सी के एंटी क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पर बी है, सी के एंटी क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पर बी है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये जो जानकारी लिखी है हिंदी या इंग्लिश में, मैं इसको बार बार ना पढूं। क्यों? क्योंकि जितनी बार मैं इसको पढ़ूंगा उतना ही मेरा समय खराब होगा, उतना ही मेरा समय खराब होगा। तो जो जानकारी मेरे काम की है, जो डेटा मेरे काम का है, उसको निकाल के मैं बाहर रखूंगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चे के दिमाग पे, वो ना करें। इसमें से सिर्फ देखो, इस डेटा में आप ज्यादा सहज होंगे, इस डेटा को आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही होगी, इजीली आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। और ना आपको बार बार लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही, ना ही लैंग्वेज पढ़ने में आपका समय लग रहा। तो जो जानकारी आपके काम की है, चाहे पजल का क्वेश्चन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, कुछ भी, आप उसको बाहर निकाल के रख लो। जो जानकारी आपके काम की है, बार बार लैंग्वेज क्वेश्चन की नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर ए है, बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर ए है, और सी के राइट में थर्ड नंबर पर बी है। तो सी के राइट में थर्ड नंबर पर बी है, मैंने ऐसा बना लिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन ऊपर और डिस्टेंस नीचे, डायरेक्शन ऊपर डिस्टेंस नीचे।
लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब ये चीजें आप दिमाग में रखोगे तो सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल आपके को इजी लगेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है? आप देखना ये सवाल आपको कैसा लगता है, कैसा समझ में आता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप करते होंगे जनरली, ये क्वेश्चन आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है, तो मैं आपको इनको बिल्कुल आसान, सहज, आपके लिए अनुकूल, सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, वो आपसे कह रहा है कि P, Q, R, S, T, U, V and W 8 फ्रेंड्स हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ये 8 लोग सर्कल पर बैठे हैं, एक सर्कल के चारों ओर बैठे हैं, और इन सब का जो फेस है उसकी जो डायरेक्शन दे रखी है वो टुवर्ड्स द सेंटर दे रखी है, टुवर्ड्स द सेंटर। उसके बाद में आपको क्या कहा है, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, यानी V Q के दाएं तीसरे स्थान पर है और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, और R के लेफ्ट में सेकंड है। V की पोजीशन Q के राइट में थर्ड दी है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, और R के लेफ्ट में सेकंड दी है। क्लियर है? उसके बाद Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, Q की पोजीशन T के लेफ्ट में सेकंड दी है एंड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S, एंड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S, और Q जो है वो S के तुरंत राइट में है। ठीक, U बिटवीन है किसके, Q और T के, यानी U किसके बीच में बैठा है, Q और T के बीच में बैठा है, और P इज नॉट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, यानी P जो है वो R के तुरंत बाएं नहीं है। R के तुरंत बाएं कौन नहीं है, P नहीं है। क्लियर है? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, जनरली ये सवाल जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा या आपके ऑफलाइन मोड के पेपर में आएगा, तो ये क्वेश्चन लेंथी होने के साथ साथ और थोड़ी सी क्रिटिकल क्वेश्चन होने के साथ, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी एडजस्ट करने में बच्चे को बिगिनर होती है, जो प्रॉब्लम होती है जो बिगिनर बच्चा होता है। तो आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे सेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हिंदी हो या इंग्लिश हो, जितनी बार पढ़ेंगे कंफ्यूज करेंगे, तो आप इसमें से डेटा को बाहर निकालेंगे। डेटा कैसे निकालेंगे? जैसे पहले वाली जानकारी है, इसकी लैंग्वेज को बार बार नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो डेटा काम की बात है उसको बाहर निकाल लेंगे। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, यानी कि आप यहां से समझिए, Q के राइट में डायरेक्शन को ऊपर लिखेंगे, डायरेक्शन को ऊपर लिखेंगे और डिस्टेंस नीचे लिखेंगे। Q के राइट में थर्ड कौन है, V है। Q के राइट में थर्ड कौन है, V है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अच्छा, एंड अभी बताया था मैंने, एंड आएगा तो किसकी बात होगी, अगले वाला सेंटेंस किसकी बात करेगा, ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R किसकी बात करेगा, V की। तो V की पोजीशन R के लेफ्ट में सेकंड है, तो R को आप इधर बनाओ, R के लेफ्ट में जिसकी पोजीशन होती है एरोस की तरफ रहेगा। लेफ्ट है तो डायरेक्शन ऊपर लिखेंगे, और सेकंड नंबर है तो डिस्टेंस नीचे लिखेंगे। ये जो पहली जानकारी है, इसमें जो डेटा है वो काम का डेटा ये है। ठीक है, आप इसको बाहर निकलेंगे। अब चाहे तो हम इसको मिटा भी सकते हैं, इसकी हमें जरूरत है नहीं, अब इसकी जरूरत हमें है नहीं। V की पोजीशन Q के राइट में थर्ड है, और V की ही पोजीशन R के लेफ्ट में सेकंड है। R के लेफ्ट में सेकंड है V, और Q के राइट में थर्ड है V। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Q, देखो Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब Q की पोजीशन दी है T के लेफ्ट में सेकंड, तो T के लेफ्ट में दिए तो T को आप यहां बनाओ। लेफ्ट इस तरफ होगा तो ऊपर लिखेंगे भाई, डायरेक्शन लेफ्ट में है, और कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन। T के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन है, Q, तो आपने Q यहां बना लिया। एंड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S, इमीडिएट राइट ऑफ S। अब इमीडिएट राइट ऑफ S कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ S, who is इमीडिएट राइट ऑफ S, किसकी बात होगी, Q की होगी, क्योंकि सेंटेंस किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तो Q S के तुरंत राइट में नहीं है, Q S के तुरंत राइट में नहीं है, तो S यहां है, और S के राइट में, यानी राइट को मैं ऊपर लिख लूंगा, है ना, और यहां पे मैं लगा दूंगा कट, यहां पे लगा दूंगा काटा का निशान। इसका मतलब ये है कि S के इमीडिएट राइट Q नहीं है, लेकिन Q T के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, T के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर। तो मैं चाहूं तो इस जानकारी को मिटा सकता हूं, उसकी जरूरत मुझे है नहीं। डन। उसके बाद में U इज बिटवीन Q एंड T। तीसरी जानकारी क्या है,
कि u किसके बीच में है भाई, Q और T के। Q और T के बीच में कौन है दोस्तों, u है। अब ये T इधर भी हो सकता है, ये Q इधर भी हो सकता है, ठीक है। बात कहने की है कि मैं कह सकता हूं कि u पड़ोसी है किसका, Q और T का। तो पड़ोसी कैसे भी हो सकता है, T इधर होगा, Q इधर होगा, तब भी पड़ोसी होगा। P इज नॉट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, मतलब P R के तुरंत बाएं नहीं है, R के तुरंत लेफ्ट में, तुरंत लेफ्ट में, R के इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत बाएं, तुरंत बाएं P नहीं है, तो P यहां से कैंसिल है। R के इमीडिएट लेफ्ट P कैंसिल है। अब देखिए इस जानकारी में जो डेटा मेरे काम का है उसको निकाल के मैंने इधर लिख लिया, तो मैं इसको मिटा सकता हूं, इसकी जरूरत हमें रहेगी नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अब देखिए जो डेटा आपके काम का था क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को रफ कर दिया, है ना, और उस डेटा को मैंने निकाल के छोटा सा की पॉइंट बना लिया, कंसोलिडेट करके साइड में लिख लिया। उसमें एक चीज मैंने क्या कर दी थी, एस मैंने कहा था, यहां पे मैंने कट लगा दिया था। कट का मतलब एस के इमीडिएट राइट क्यू नहीं है, उसमें था क्यू, तो एस के इमीडिएट राइट कौन है, क्यू, ठीक है। अब देखिए 8 लोग हैं, आप एक सर्कल बनाइए, सर्कल बना लीजिए एक, आप एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल में आप 8 लोगों को बिठा लिए, बिठाएंगे तो आमने सामने बिठाएंगे, ठीक है, आमने सामने बिठाएंगे ऐसे, और 8 लोग आ जाएंगे आपके इस तरह से। तो 8 लोग आपने एक सर्कल में बिठा लिए, डन। उसके बाद देखिए उसने आपसे क्या कहा है कि V की पोजीशन दे रखी है, V की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में। तो R को आप एक जगह फिक्स कर लो, आप चाहे R से शुरू कर लो, Q से शुरू कर लो, आपको सबसे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन से शुरू करना है जिसको आप एक जगह फिक्स कर सकते हैं, जो सर्टेन होगी, जो निश्चित होगी, उसी से हम शुरू करेंगे, डन है। अब देखिए Q के राइट में 3rd नंबर पर V है, तो Q को आप यहां फिक्स करिए, Q के राइट में, राइट, अब देखो मैंने आपको बताया था राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आप मुझे बताइए यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, उस तरफ या इस तरफ, ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, डन है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज 3rd नंबर पर जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएंगे, नंबर कौन सा, 3rd, 1 2 और 3, यहां पर मुझे किसको बिठाना है, V को बिठाना है। Q के एंटी क्लॉकवाइज 3rd V है, Q के एंटी क्लॉकवाइज 3rd 1 2 3 V है, डन। V की पोजीशन R के क्लॉकवाइज 2nd नंबर पर दे रखी है, V की पोजीशन R के क्लॉकवाइज 2nd नंबर पर दे रखी है, तो R को कहां बिठाएंगे बताओ, R को हम बिठाएंगे यहां पर, R के क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, पोजीशन कौन सी है, दूसरी 1 2, R के क्लॉकवाइज 2nd नंबर पर V है, R के क्लॉकवाइज 2nd नंबर पर V है, 1 2, यहां पे भी आ गया, पहले वाली खत्म, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना। अब हमारा कौन कौन लोग बैठ गया, R V और Q बैठ गए। अब इन्हीं से ही जुड़ी हुई कोई और इंफॉर्मेशन आप उठाइए, इन्हीं से ही जुड़ी हुई, देखिए S के इमीडिएट राइट Q है, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो Q को एंटी क्लॉकवाइज लेके आना है, किसके लेके आना है, S के। तो S को कहां बिठाऊंगा बताइए, S को मैं बिठाऊंगा यहां पर, क्योंकि S के एंटी क्लॉकवाइज इमीडिएट राइट, एंटी क्लॉकवाइज इधर, S के एंटी क्लॉकवाइज इमीडिएट राइट कौन है, Q, मतलब इधर कौन है, Q, डन है, डन भाई। उसके बाद T के क्लॉकवाइज 2nd नंबर पर Q है, T के क्लॉकवाइज, अब Q को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाना, और किसके लाना है, T के कौन से नंबर पर लाना है, 2nd नंबर पर, तो T इधर आएगा, क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ, 1 2, T के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नीचे, दूसरा नंबर 1 2 1 2, तो यहां पर कौन आ जाएगा, Q, डन, ये भी हो चुका। अब Q और T के बीच में U है, Q और T के बीच में U है, तो यहां पर U आ गया, डन है भाई, ये भी खत्म। R के इमीडिएट लेफ्ट P नहीं है, मतलब R के क्लॉकवाइज P नहीं बैठा, R के क्लॉकवाइज जो एक जगह है उस पे P नहीं बैठेगा, तो R के क्लॉकवाइज जगह है कौन सी, खाली, ये खाली है, लेकिन यहाँ पर P नहीं बैठेगा, तो P कहां बैठेगा भाई, P यहां बैठेगा, डन है। अब एक व्यक्ति बचा 8 में से, वो कौन है, W, एक व्यक्ति बचा वो कौन है, W, तो W कहां बैठ जाएगा, W बैठ जाएगा यहाँ पर। देखिए ये आपका अरेंजमेंट है, ये आपकी अरेंजमेंट है,
और ये हमने सारा कर लिया। डन। जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन थी वो सारी सेट कर ली। तो लैंग्वेज को पढ़ेंगे नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखेंगे, और जो डेटा सेट करने का है, इंफॉर्मेशन में से जो डेटा सेट करने का है उसको निकाल के हम बाहर लिख लेंगे कंसोलिडेट करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखिए, क्लियर हो जाएगा। डन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो डेटा है वो क्या कह रहा है, डी इज नाइदर द नाइबर ऑफ सी नॉर ऑफ ई, मतलब डी ना तो सी का पड़ोसी है और ना ही ई का पड़ोसी है। डी ना तो सी के साथ बैठेगा ना ई के साथ बैठेगा। तो इस डेटा को आप देखो, लैंग्वेज बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि सर डी ना तो सी के साथ बैठेगा, डी ना तो सी के साथ बैठेगा, सी के साथ भी क्लोज है, और डी ई के साथ भी क्लोज है, डी सी के साथ भी क्लोज है और डी ई के साथ भी क्लोज है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। या हम कह सकते हैं कि डी और सी साथ में नहीं बैठेंगे और डी और ई भी साथ में नहीं बैठेंगे, ना तो डी और सी साथ में बैठेंगे ना ही डी और ई साथ में बैठेंगे। दूसरी बात क्या है, ये सवाल आपके दिल्ली पुलिस पेपर के में पूरे इसमें से ही फंसेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इन वीडियोस को बहुत सीरियस लीजिए और इनका नोट्स बनाइए, इसमें से ही क्वेश्चन फंसेगा आपका, सिटिंग अरेंजमेंट का पक्का सवाल आएगा। डन। देखो अगली इंफॉर्मेशन क्या है, ए इज द नाइबर ऑफ बी एंड सी, ए इज द नाइबर ऑफ बी एंड सी, मतलब ए जो है वो बी और सी का पड़ोसी है। तो बी और सी का पड़ोसी है अगर ए, तो ए बी और सी के बीच में बैठा है। ए पड़ोसी है बी और सी का, जैसे मैं पड़ोसी हूं, मैं ए हूं और मैं बी और सी का पड़ोसी हूं, तो बी इधर हो सकता है, सी इधर हो सकता है बी इधर हो तो सी इधर हो जाएगा। सर्टेन नहीं है, बी और सी की पोजीशन सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन ए फिक्स है कि ए हमेशा बीच में आएगा, किसके, बी और सी के बीच में आएगा। डन है। नेक्स्ट, जी वो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखिए जी की जो पोजीशन दी है, जी की जो पोजीशन दी है वो डी के लेफ्ट में दी है, वो डी के लेफ्ट में दी है, और कौन से नंबर पर दी है, सेकंड नंबर पर दी है। तो जी की पोजीशन डी के लेफ्ट में दी है, लेफ्ट का मतलब समझ रहे ना आप, क्लॉकवाइज, और नंबर कौन से पर दिया है, सेकंड नंबर पर दी है। इज द नाइबर ऑफ ई एंड एफ, और जी किसका पड़ोसी है, जी ई का पड़ोसी है, और जी किसका पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है। जी ई का और एफ का पड़ोसी है। जी वो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज द नाइबर ऑफ ई एंड एफ, जी किसका पड़ोसी है, जी ई और एफ का पड़ोसी है, और डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, और ई और एफ का पड़ोसी है, मतलब ई और एफ के बीच में बैठा है जी, ई और एफ के बीच में बैठा है जी। डन है। तो इस लैंग्वेज में से, ये लैंग्वेज में से जो डेटा मेरे काम का है वो डेटा निकाल के मैंने इधर लिख लिया, ठीक। अब मैं इसको मिटा सकता हूं, इसकी मुझे जरूरत है नहीं। अब इस सवाल को इस डेटा से आप आराम से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो बनाइए आप इसको, बताइए कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखो आप एक सर्कल बना लो, सर्कल आपने बना लिया। कितने लोग हैं भाई, 7, तो 7 लोग आप आमने सामने बिठाइए, 4, 5 और एक व्यक्ति आप यहां बिठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, क्लियर है, ये आपने बिठा लिया। अब जो एक इंफॉर्मेशन जिसको आप फिक्स कर सकते हैं, जिसके अंदर सर्टेनिटी है, उससे शुरू करेंगे सवाल, ठीक है। देखो इनको तो सर्टेन नहीं कर सकते भाई, डी के साथ सी नहीं बैठेगा, बस इतना पता है, डी ई के साथ भी नहीं बैठेगा, इतना पता है, लेकिन डी को और सी को कहां बिठाएं, कहां से शुरू करें, तो इसमें सर्टेनिटी नहीं है। ए बीच में बैठेगा बी और सी के, तो ए को तो फिक्स कर सकते हैं, मान लो ए मैंने यहां बिठा लिया, तो बी को मैं इधर बिठा लूं, सी को मैं इधर बिठा लूं, लेकिन हो सकता है बी इधर हो सी इधर हो, तो इसमें भी इतनी सर्टेनिटी नहीं। हम अपना सवाल सर्टेन जो जानकारी है बिल्कुल जिसको हम निश्चित कर सकते हैं वहां से शुरू करेंगे। डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर जी है, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर जी है, तो आप मुझे बताइए, मैं डी को फिक्स कर लेता हूं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन दे रखी है उसको फिक्स करिए आप, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन दे रखी है उसको फिक्स करिए। तो डी को मैंने फिक्स करा, डी को मैंने फिक्स करा, डन है। अब लेफ्ट का मतलब तुम्हें समझा रखा है अभी क्लॉकवाइज, तो डी के क्लॉकवाइज चलना, डी के क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में चलना,
कौन से नंबर पर चलना, सेकंड, तो 1 2, यहां कौन है, जी है, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर जी है, तो जी आ गया, डन है। अब जी किसका पड़ोसी है, ई और एफ का पड़ोसी है, जी किसका पड़ोसी है, ई और एफ का पड़ोसी है, मतलब ई यहां आएगा तो एफ यहां आएगा, और एफ यहां आएगा तो ई यहां आएगा। ई और एफ की दो पॉसिबिलिटी है, ई या तो यहां आएगा तो एफ यहां आएगा, एफ यहां आएगा तो ई यहां आएगा, डन। अब ये जो जानकारी थी इसको आप चाहो तो मिटा सकते हो, इसकी जरूरत है नहीं क्वेश्चन में, इसको मैं सेट कर चुका हूं, डन है, इसको मैं सेट कर चुका हूं, इस जानकारी को आप हटा सकते हो। ई और एफ की पोजीशन इन्हीं में से कोई एक होगी, डन है। अब सुनिए, डी के साथ में ई नहीं बैठेगा, ऊपर क्रॉस है, डी के साथ में ई नहीं बैठेगा, डी के साथ में ई क्रॉस है, तो डी के साथ में ई नहीं बैठेगा तो डी के साथ में ई क्रॉस है, तो यहां से ई तो खत्म हो गया। अगर यहां से ई खत्म हो गया तो यहां कंफर्म कौन हुआ, एफ, और अगर यहां एफ कंफर्म हुआ तो यहां कौन कंफर्म हुआ, ई, यहां पे कौन कंफर्म हुआ, ई। बताओ क्लियर हुआ, डन है। चलिए अब ए किसके बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में ए बैठा है, ए जो बैठा है वो बी और सी के बीच में बैठा है, यानी देखो ध्यान से समझना मेरी बात, आप कितने लोग थे हमारे पास, 7 लोग थे, 7 लोग थे मेरे पास, 7, इसमें से मैं डी बिठा चुका, एफ बिठा चुका, जी बिठा चुका और ई बिठा चुका, तो 3 लोग बचे। अब इन 3 में से ए की पोजीशन बीच में है और जगह भी मेरे पास 3 ही बची है, इसका मतलब ए का जगह फिक्स है, ए यहां आएगा, ए की जगह यहां फिक्स है, ए यहां आएगा। ए अगर यहां पे आएगा तो हो सकता है बी यहां आए तो सी यहां आए, और अगर सी यहां आएगा तो बी यहां आएगा। क्लियर है भाई। अब देखो ऊपर कट लगा हुआ है, डी के साथ में सी नहीं आएगा, डी के साथ में सी नहीं आएगा, अगर डी के साथ में सी नहीं आएगा तो सी यहां से कट हो जाएगा, तो यहां कौन आ गया, बी, और बी का स्थान यहां फिक्स हुआ तो यहां किसका स्थान फिक्स हुआ, सी का। बी का स्थान यहां फिक्स हुआ तो यहां किसका जगह फिक्स हुआ, सी का, तो यहां पे आएगा सी, और ये पोजीशन किसके लिए बन गई, बी के लिए। तो जो सही सीटिंग अरेंजमेंट बना वो ये बना, जो सही सीटिंग अरेंजमेंट बना वो ये बना, डन है। समझ में आया आपको क्वेश्चन, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताएं, और ये 2 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। देखो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन सीटिंग अरेंजमेंट से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। शुरू से आप इस वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। शुरू में जो कंसेप्ट आपको सिखाया, राइट का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन दे रखी है उसको फिक्स करेंगे, जिसकी पोजीशन दे रखी है उसको बैठाएंगे, ठीक है। इन सर्कल, आउट सर्कल, जितने टाइप के क्वेश्चन बताए हैं शुरू में मैं आपको बता के चलाऊं, ये सारे टाइप में आपको कराऊंगा। उस पर बेस्ड सर्कुलर मोशन के 2 क्वेश्चन, सर्कुलर के बेस्ड के 2 क्वेश्चन, अच्छे बढ़िया सवाल मैंने आपको कराए। इन दोनों को अपनी कॉपी में लिखो और इनके नोट्स बनाओ। अगली वीडियो जल्दी हमारी आएगी, सीटिंग अरेंजमेंट का 2nd लेक्चर। ये जितने भी लेक्चर हैं सीटिंग अरेंजमेंट से जुड़े हुए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगा। आप इनका क्लास नोट्स बनवाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट, इनफ। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके नोट्स बनाइए। विराट फोरम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, और भी टीचर्स इंफॉर्मेटिव और जितनी भी उनके कंसेप्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो बना रहे हैं। तो आपको मैं अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्ते।